हाँ सही है। मैम कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम। तो ब्लैक स्वेल थिएटर की वेबिनार श्रृंखला 15 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में है हिंदी सिनेमा साहित्य की जानकार समालोचक डॉक्टर विभावरी जी। डॉक्टर विभावरी जी का छोटा सा परिचय मैं यहाँ जरूर देना चाहूंगी। वैसे मैम का काम बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में, खासकर हिंदी सिनेमा साहित्य और स्त्री में, उनका लेखन एक अलग तरीके का है। तो उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। डॉक्टर विभावरी जी का जन्म पश्चिम बंगाल के कचरापारा में हुआ है। मूलतः वे गोरखपुर की रहने वाली हैं। और आप विगत 15 वर्षों से हिंदी सिनेमा और साहित्य के विविध पहलुओं पर अध्यापन का कार्य कर रही हैं। आपके शोध का विषय हिंदी साहित्य और सिनेमा के मध्य स्त्री दृष्टि का अंतर है, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से संपन्न हुआ है। आप गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में अध्ययनरत हैं। नया ज्ञानोदय, कथन, बयान, आजकल और रचना समय जैसी विभिन्न पत्रिकाओं, मोहल्ला लाइव, चवन्नी चैप, जानकी पुल, असुविधा और काफल ट्री जैसे ब्लॉग्स अनेक ब्लॉग्स और जनसत्ता जैसे वेब पोर्टल में स्त्री और सिनेमा व साहित्य से संबंधित शोध आलेख आपके प्रकाशित हैं। सिनेमा और भूमंडलीकरण और आज के सवाल श्रृंखला कृषि संकट, उपन्यास का वर्तमान जैसी संपादित पुस्तकों के लिए आपने लेखन किया है तथा आप स्वयं एफटीआईआई द्वारा एप्रिसिएशन कोर्स में सहभागी भी रही हैं। और आजकल लगातार हिंदी सिनेमा साहित्य और स्त्री जैसे मुद्दों पर लगातार आप व्याख्यान दे रही हैं, लेखन का कार्य कर रही हैं। तो मैम, पुनः हृदय से आपका ब्लैक स्वेल थिएटर की वेबिनार श्रृंखला 15 में स्वागत है। जैसा कि विषय है हिंदी सिनेमा में साहित्य और स्त्री, तो हम चाहेंगे आप अपनी बात इसी से शुरू करें। ओके, बहुत शुक्रिया सुरभि। आप मुझे एक बार बता दें मेरी आवाज़ आ रही, क्योंकि आजकल ये पूछने का चलन जो है वो बहुत कॉमन हो गया है। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी मैम, पूरी अच्छी आवाज आ रही है आप। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले तो ब्लैक सॉइल थिएटर और सुरभि का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस मुद्दे पर जो है बात करने का और एक टॉक का आयोजन किया है। ये विषय बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। जब हम सुरभि ने बोला था सिनेमा साहित्य और स्त्री करके हम एक टॉक रखना चाह रहे हैं, तो मुझे उस वक्त भी लगा था, मैंने भी बोला था कि ये बहुत बहुत ही बृहद विषय है और इस पे जो है इसके तमाम आयाम हैं जिन पर बात हो सकती है और जिन पर हम जो है अलग अलग एंगल से जो है बातें कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं थोड़ा इस पूरे टॉक को जो है, जो फेमिनिस्ट फिल्म थियोरी रही है, उसके नज़रिए से बात करना चाहूँगी। उस पर थोड़ा सा बात करते हुए और उसके बाद किस तरीके से फिल्म में कुछ फिल्मों के उदाहरण लेके मैं, मुझे लगता है कि ये बताने की आपको कोशिश क्या करूँगी, मैंने कि एक डिस्कशन या एक डिबेट या आपके दिमाग में एक खाका खींचने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से सिनेमा साहित्य और स्त्री का जो एक मेल है उसने आकार लिया है हिंदी सिनेमा में खासतौर पर। तो अगर मैं शुरू करूं कि जब हिंदुस्तान में सिनेमा शुरू हुआ और सिनेमा जो है, हम सब जानते हैं, हम सब यहाँ पे सिनेमा के मुरीद बैठे हुए हैं कि सिनेमा जो है तकनीक और कला का समायोजन है। और न सिर्फ तकनीक और कला का, बल्कि कला में भी एक कला नहीं, विभिन्न कलाओं का भी समायोजन है। तो जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी है, तकनीकी तौर पर हमारा सिनेमा विकसित हुआ है, और वैसे वैसे आप देखेंगे कि और कलाओं के लेवल पे हम देखेंगे, कलाओं में जिस तरीके के परिवर्तन आते रहे हैं समय के हिसाब से, सिनेमा ने उनको भी अपने अंदर समाहित किया है। तो ये बहुत एक दिलचस्प कहानी रही है सिनेमा के विकास की।
और आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में जब सिनेमा मेरे ख्याल 1896 की बात है, जब ल्यूमियर ब्रदर्स ने सबसे पहले मुंबई में जो है सिनेमा का प्रदर्शन हुआ मुंबई के वॉटसन होटल में, और उसमें जो फिल्म दिखाई गई वो वहां पर लिटरेचर नहीं था, माने कि किस्सा गोई नहीं थी, कहानी नहीं थी, वो जीवन के चलते फिरते चित्र थे जिसको कैप्चर किया गया था कैमरे से, और उसी को दिखाया जा रहा था। उसमें जो है वो ट्रेन वाली कहानी आप सबको पता होगा कि आती हुई ट्रेन जो है उसका, या नहाते हुए बच्चे, या फैक्ट्रियों से निकलते हुए मजदूर, इस तरीके के चित्रों को जो है कैप्चर किया गया था और वो दिखाया जा रहा था। तो वो अपने आप में उस वक्त में जब सिनेमा की शुरुआत हुई थी तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और मनोरंजक और रोचक भी था। लोगों में बहुत उत्सुकता थी इस चीज को देखने के लिए। और ये जो है आप सब ने उस कहानी को सुना होगा कि जब ट्रेन पर्दे पर आती हुई दिखाई जा रही थी तो बहुत सारे लोग जो है उठ के भागने लगे कि ये ट्रेन जो है वो बाहर निकल आएगी। तो ये लेवल था उस वक्त में। आगे चल के मुझे लगता है कि जब हम एक वैश्विक परिवेश में देखते हैं तो मेलिए का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेलिए एक जादूगर था और उसने सबसे पहले जो किस्सा गोई होती है, जो कहानी होती है, कहानी के समायोजन की बात सोची थी, और उसने एक फिल्म भी बनाई थी, ट्रिप टू मून, वो यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं। उसमें एक कहानी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है सिनेमा के लिहाज से कि जब कहानी जुड़ी उससे एक कला के रूप में उसका जुड़ाव हुआ होगा, वहीं से जो है लिटरेचर और सिनेमा के जुड़ाव या उसका जो समायोजन होता है उसकी बात जो है वो शुरू हुई होगी। तो मुझे लगता है कि हालांकि जब ऐसे भी इन जनरल जब सिनेमा को हम देखते हैं तो उसके स्क्रिप्ट के बतौर जो है लिटरेचर मौजूद होता है, और उसमें मौजूद होता है, और एक कला के रूप में भी। लेकिन फॉर्मली जो है इस तरीके से किस्सा गोई के जुड़ाव के साथ कहानी का जुड़ाव जो है सिनेमा के साथ शुरू हुआ। अब हम जरा जब हम चूंकि हम हिंदी साहित्य और हिंदी सिनेमा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम हिंदी सिनेमा में जो है साहित्य के आने की बात जब करते हैं तो सबसे पहले अगर कहानी के लेवल पे हम देखते हैं, जो कथात्मक फिल्म थी, वो फिल्म हमारी जो पहली दादा साहब फाल्के की फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र में एक कहानी थी, तो आप देखिए कि वो भले ही मूक फिल्म थी, लेकिन उस मूक फिल्म में भी एक कथा है, एक कहानी है, और वो कहानी आद्यांत शुरू से आखिर तक जो है आपको एक आपके दिमाग में एक वो बनाती है कि आप किसी कहानी से परिचित हो रहे हैं वाया सिनेमा। तो या दृश्य, उसको कहेंगे दृश्य और श्रव्य माध्यम के रूप में। ये एक और इम्पोर्टेंट बात है, मुझे लगता है कि जब हम सिनेमा और लिटरेचर की बात करते हैं तो ये दोनों ही दो भिन्न पहलू हैं, दो भिन्न भाषाएं हैं पहले, और दो भिन्न भाषाओं के होने का जो एक इम्पोर्टेंट पहलू आता है कि उनकी उनकी कहन शैली अलग होगी, उनका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की जो तरीका है वो अलग होगा। और जब ये दोनों जुड़ रहे हैं, मतलब कि जब सिनेमा और लिटरेचर जुड़ेंगे तो इनके जुड़ाव के जो मायने होंगे वो भी अलग होंगे। कई बार हम जो है जब भी हम सिनेमा और लिटरेचर के मैम जुड़ाव की मैम बात बीच में करते हैं, थोड़ा और सा जब हम डिस्टर्ब किसी करूंगी। हाँ मैम। हाँ मैम मैं ये कह रही थी कि फोन से ये कनेक्ट हो सकता है कि क्योंकि वीडियो बहुत ब्लर आ रहा है मैम, वो लैपटॉप के कैमरा के कारण। अगर फोन में आप क्लिक कर दें एज इट इज और फिर कंटिन्यू करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ओके ओके, जी मैं मैम। कोशिश करती हूँ सर, मैं सब कोशिश हाँ करती हाँ। हूँ। सभी बने रहें। हाँ कुछ ही देर बाद, क्योंकि यूट्यूब पे जब ये जा रहा है तो ब्लर आ रहा है और मैम की आवाज तो स्पष्ट जा रही है पर वीडियो थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, तो तकनीकी अवरोध के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं।
प्रोफेसर आ गए हैं हमारे। मनमोहन सर का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर का अवरोध है मैम, फोन से कनेक्ट हो रही हैं जिससे क्वालिटी अच्छी आएगी। मैम जुड़ गई हैं हमारे साथ। जी मैम। अभी ठीक है सुरभि? हाँ मैम, अभी ठीक है। फोन को हॉरिजेंटल रख लीजिए बस। ओके, दैट्स फाइन। हाँ, ओके मैम, कंटिन्यू। एक मिनट रुकिए। अभी ठीक है सुरभि? हाँ, ओके थोड़ा सा तो सामने की तरफ कीजिए। हाँ, बस बस बस। ओके मैम। आप अपने लैपटॉप को बंद कर दीजिए मैम। सर कर दें। ओके मैम, ठीक है। बस। तो ये नया नॉर्मल है। कोई नहीं, ये हम तकनीक जो पे हम है सभी निर्भर हैं। इसको एक मिनट। मुझे लगता है मैं खुद ही पीछे हो जाती हूँ, तो बेटर रहेगा सुरभि मुझे बता दो प्लीज एक बार, क्योंकि ये जी मैम। मुझे लगता है इसको रखने में दिक्कत। प्रियम एक मिनट। मैम, दो तीन किताबों के हाँ मुझे एक से उसको एक रख मिनट। सकते हैं। अभी ठीक है। कोई तो नहीं मैम। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो मैं जो बात कर रही थी वो ये कि जब सिनेमा की शुरुआत हुई और उसके बाद फॉर्मली लिटरेचर जो है वो उसके साथ जुड़ा होगा, और इस जुड़ाव के मायने क्या थे, और इस इन इस मायने को हम कैसे देखते हैं। जब भी हम किसी लिटरेचर पर बनी फिल्म को देखने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो कहानी है या वो जो उपन्यास है वो शब्द दर शब्द हमारे सामने दृश्य माध्यम में या दृश्य श्रव्य माध्यम में उपस्थित होना चाहिए। लेकिन जो मैं बात इसके पहले कर रही थी कि जो सिनेमा है, सिनेमा दरअसल एक अलग मीडियम है और उसकी भाषा अलग है। तो एक तरीके का ट्रांसलेशन जब हम करते हैं, हालांकि बहुत सारा इसमें भी दो तरह की मुझे लगता है मुख्य दृष्टियां हैं रही हैं, मतलब फिल्मांतरण को लेकर। एक जो दृष्टि है वो सत्यजीत रे की दृष्टि है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सत्यजीत रे की उन फिल्मों को देखा होगा जो कि लिटरेचर बेस्ड हैं। और उनका मानना है कि जब एक फिल्मकार सिनेमा किसी लिटरेचर को अडॉप्ट करता है या अडेप्टेशन के लिए चुनता है, तो वो उसकी अपनी
और उस पर फिल्म बनाता है, तो वो फिल्म उसकी अपनी कृति हो जाती है, और उसमें अपने तय अपने हिसाब से बदलाव के लिए वो फ्री है, क्योंकि वो उसकी अपनी अब रचना है, क्योंकि एक एक आधार रचना के बतौर वो जरूर ले रहा है उस कहानी या उपन्यास को, लेकिन उसमें चेंज जो है उसका एक क्रिएटिव फ्रीडम है, या उसका एक क्रिएटिव राइट है, अधिकार है। और दूसरी जो दृष्टि है वो बासु चैटर्जी जैसे निर्देशकों की है, मुख्यतः बासु चैटर्जी की ही मैं कहूँ, कि उनका ये कहना है कि जो लिटरेचर है उसकी आत्मा बरकरार रहनी चाहिए। तो आप जब भी किसी साहित्य पर फिल्म बना रहे हैं, तो उस फिल्म में जो है वो जो सेंट्रल आइडिया है उस लिटरेचर का वो मौजूद होना चाहिए। अगर उस पे आप छेड़छाड़ करते हैं या उसमें किसी तरह का बदलाव करते हैं, तो ये उस रचना की साथ न्याय नहीं कर रहे आप। तो ये दो तरह का बिल्कुल पैरेलल जो है वो नजरिया रहा है, खासतौर पर हिंदी या मैं कहूँ कि हिंदुस्तान में फिल्म के एडेप्टेशन को लेकर। अ, लेकिन आप देखते हैं, आप याद करें, अगर आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि जो सत्यजीत रे ने जब शतरंज की खिलाड़ी बनाई थी और उसके आखिर को जिस तरीके से उन्होंने बदला था, उससे बहुत मतलब बहुत लोग नाराज थे, या बहुत उसको बहुत सारे जो क्रिटिक हैं या बहुत सारे सिनेमा के चाहने वाले हैं वो उसको बहुत अच्छा अडेप्टेशन नहीं मानते। तो ये दो तरह का जो नजरिया, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा, जब भी हम अडेप्टेशन की बात करते हैं या सिनेमांतरण या फिल्मांतरण या फिर साहित्य और सिनेमा के समायोजन या जुड़ाव की बात करते हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों दो बिल्कुल ही डिफरेंट मीडियम्स हैं। और अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चीजें जा रही हैं, तो उसमें बहुत सारी विधागत या बहुत सारी भाषागत भाषागत एज इन दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप में, दृश्य श्रव्य भाषा के रूप में सिनेमा में जब वो आ रहा है, तो वो बदलाव लाजिमी है। और हमें जो है इस तरीके के का एक रूढ़ जो नजरिया है उसको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, इस चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए कि सिनेमा और लिटरेचर जो है, लिटरेचर जब सिनेमा में आ रहा है तो उसे कैसे हम देखेंगे। अब जरा मैं ये तो मैंने एक का आधार आपको बता दिया। इसके बाद मैं जरा जो बात करना चाहूंगी कि जब सिनेमा और लिटरेचर को जो है का जो जुड़ाव होता है, तो स्त्री और जब वो स्त्री के नजरिए से उस जुड़ाव को देखा जाता है, तो हम क्या पाते हैं या क्या चीजें रही हैं जो कि अफेक्ट करती हैं इस पूरे प्रोसेस को। तो मुझे लगता है कि इन जनरल अगर मैं स्त्री के रिप्रेजेंटेशन की बात करूं सिनेमा में, तो कई बार मैं पीछे भी एक दो वेबिनार्स में बोल चुकी हूँ, रिपीटेशन है ये हालांकि, लेकिन आपको बताना जरूरी है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस तरीके से स्कॉलर नहीं है कि शुरुआती दौर में राजा हरिश्चंद्र में तारामती की भूमिका के लिए भी दादा साहब फाल्के को कोई महिला किरदार नहीं मिली थी, क्योंकि वहां पर जो है फिल्मों में काम करने के लिए अच्छे घरों की औरतें जो है वो मुफीद नहीं माने, सॉरी गलत इस्तेमाल किया मैंने, मुफीद नहीं माने, वो ठीक नहीं माना जाता था उनके लिए। तो वो नहीं मिली और उन्होंने सालुंके से कराया। सालुंके जो है वो स्टेज एक्टर थे और उन्होंने तारामती की भूमिका की। तो इससे एक आइडिया आपको लग सकता है कि सिनेमा की शुरुआत से ही स्त्री का जो है सिनेमा में स्त्री के रिप्रेजेंटेशन का जो मसला था वो किस तरीके से था, या सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिहाज से मेकिंग ऑफ सिनेमा या सिनेमा के बनने में जो कंट्रीब्यूशन है स्त्री का, वो किस तरीके से हमारे पेट्रियार्कल ढांचे को हमारा पेट्रियार्कल ढांचा ही सपोर्ट कर रहा था उसको। और बेसिकली आप देखेंगे कि शुरुआती दौर की जो भी महिलाएं रही जिन्होंने काम करना शुरू किया सिनेमा में, वो या तो एंग्लो इंडियन थी या यहूदी हुआ करती थी स्त्रियां। मुझे वही फियरलेस नाडिया का की वो फिल्म याद आती है, हंटर वाली, और उस तरीके की से शुरुआत हुई। तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि धीरे धीरे जब महिलाओं ने इसमें काम करना शुरू किया, उनको बहुत सारा सोशल स्टिग्मा और एक विरोध भी झेलना पड़ा। तो ये सामाजिक लेवल पे हो रहा था, और जो रिप्रेजेंटेशन था आप देखेंगे कि
क्योंकि शुरुआती दौर में बहुत सारी फिल्में जो है पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित हुआ करती थी। तो जिस तरीके से हमारे मिथकीय साहित्य ने या हमारी जो परंपरा में स्त्री का जो पोर्ट्रेयल रहा है या स्त्री को जिस नजरिए से देखा जाता रहा है, वही चीजें जो है हमारे सिनेमा में भी आई। अभी मैंने हंटर वाली का जिक्र किया, हंटर वाली बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म थी और उसको बहुत पसंद किया गया लोगों में। मैं पिछले पिछले कुछ टॉक्स में मैंने बोला इस बात को कि ये कितनी अजीब बात है कि उस एक विदेशी मूल की महिला जो कि हंटर वाली के किरदार में है और वो घोड़े पे चल रही है, मारपीट कर रही है, युद्ध कर रही है और इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व है, उसको देखने में जितना आनंद ले रहा है भारतीय दर्शक, उतना ही विरोध वो उन अपनी महिलाओं माने कि क्योंकि हमारे समाज में का ऑब्जेक्टिफिकेशन बहुत नॉर्मल है, अभी भी है। और लोग मतलब अपनी घर वाली और बाहर वाली वाला जो एक नजरिया की घर की औरतें हमारे, उनका हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, और वही लोग जो है बाहर जाकर जो है सड़क पर चलती हुई महिलाओं पर कमेंट करते हैं। तो ये जो ड्युअलिटी है, ये जो दोहरापन है, वो वहां पर भी दिख रहा था कि आप जो है उन उन लोगों को जो है, उन महिलाओं अपने देश की उन महिलाओं का विरोध कर रहे हैं जो फिल्मों में काम करना चाह रही हैं, और वो अगर वो विदेशी मूल की है तो उसकी फिल्मों को आप एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर लुक्स और उनका जो भी उनका एक तरीके का जो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि महिला की सेक्सुअलिटी जो है वो बहुत मायने रखती थी, क्योंकि वो सुंदर दिखने वाली महिलाएं थी, गोरी थी, और उनका जो फिगर था वो अट्रैक्टिव था। तो ये सारी चीजें जो है बहुत काम कर रही थी। तो इस तरीके से शुरुआत हुई और जो जिस तरीके का पोर्ट्रेयल हुआ वो हम देखते हैं। अब जरा मैं अगर थोड़ा सा जो है फेमिनिस्ट फिल्म थियरी पे मैं थोड़ी सी बात करना जरूर चाहूंगी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अगर सिनेमा को जो है सिनेमा, अभी मैंने बोला सिनेमा और लिटरेचर दो भिन्न माध्यम हैं, दो भाषाएं हैं। ये जरूरी नहीं है कि मुझे लगता है एक टाइम में ये समझा जाने लगा, जबकि सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म 60-70 के दशक में जो है शुरू हुआ, और जो संघर्ष थे स्त्री के अधिकारों को लेकर, उन संघर्षों ने एक नए आयाम को छुआ, या एक नए नए मोड़ पर जो है, या नई तरह की जो मांगे थी, या नए तरह की जो एक नया आयाम लिया, मैं कह सकती हूँ। तो उस वक्त में जो है सिनेमा में स्त्री के रिप्रेजेंटेशन को लेकर और उसके आकलन को लेकर, उसके एनालिसिस को लेकर जो है बहस शुरू हुई। और मुझे लगता है कि यूएस में जो यूएस का जो फेमिनिस्ट तबका था या फिल्म क्रिटिक जो थे, उनका ये मानना रहा कि उन्होंने जब भी सिनेमा को जो एनालाइज किया या सिनेमा का जो विश्लेषण किया स्त्री के नजरिए से, तो उसमें जो है वो सोशियोलॉजिकल थियरीज हावी रही। माने कि जो फेमिनिज्म है वो एक सोशियोलॉजिकल थियरी है, या तो फेमिनिज्म के ही लिहाज से हम सिनेमा को भी जो है वो देख लें, या सिनेमा में किस तरीके का स्त्री का रिप्रेजेंटेशन है, इस बात को परख लें कि किस तरीके से उसी सिद्धांत के आधार पर। लेकिन जो ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट था फेमिनिस्ट फिल्म क्रिटिक्स का, उनका ये मानना रहा कि सिर्फ सोशियोलॉजिकल थियरी के आधार पर हम सिनेमा में स्त्री के पोर्ट्रेयल को जो है नहीं समझ सकते। हमें स्त्री को अगर देखना है तो उसके लिए, चूंकि सिनेमा एक अलग भाषा भी है, तो हमें उस भाषा के अकॉर्डिंग उस थियरी को फ्रेम करना पड़ेगा, है ना। और वहाँ पर जो है मुझे लगता है कि लॉरा मुल्वे का नाम आता है, जो कि बड़ी फिल्म क्रिटिक थियरिस्ट रही हैं, और उन्होंने उनका जो है काम जो है बहुत रेखांकित किया गया। उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्से है विजुअल प्लेजर इन एंड नैरेटिव सिनेमा। उसमें उन्होंने जो साइको एनालिसिस जो है, साइको एनालिसिस को फिल्म फेमिनिज्म से जोड़ा,
और जो एक आइडिया था कि सिनेमा में स्त्री को जो है, जब उसका आकलन किया जाएगा तो उसको फेमिनिज्म के लिहाज से ही किया जा सकता है उसका आकलन, उसको तोड़ा उन्होंने। और मैं जितना समझ पाई हूँ उनको पढ़कर, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर देखें कि एक लिटरेचर में ये जरूर हो सकता है कि मतलब ये मैं अलगाव को समझाने बताने की कोशिश कर रही हूँ कि लिटरेचर में लिटरेचर में जो है हो सकता है कि या लिखी गई कहानी में या स्क्रिप्ट में ये संभव है कि किसी एक महिला का किरदार जो है वो बहुत सशक्त तरीके से लिखा गया हो, लेकिन क्या वो पर्दे पर भी उतने ही सशक्त तरीके से उभर कर आया है? ये दोनों दो डिफरेंट बातें हैं। और ये दो डिफरेंट बातें इसलिए भी हैं क्योंकि दो भिन्न भाषाओं में ये बात कही जा रही है। ठीक है, तो जो अगर अगर एक औरत है और उसका जो उसको जो है, जब आप पर्दे पर देख रहे हैं और पर्दे पर जो कैमरा है उस उसकी प्रेजेंस को कैसे आप तक लेकर आ रहा है। वो भले ही एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, लेकिन क्या वो उसकी उसकी देह यष्टि को या उसके मतलब प्रेजेंस को जो है उस सेक्सुअल एंगल से देखने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, जिस 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 एंगल से देखने का हामी या आदि हमारा समाज हमेशा से रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि सिनेमा के स्क्रीन पर स्त्री का या वुमन का जो रिप्रेजेंटेशन है या प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके का है। और यहीं पर ये अलगाव जो है वो आकार लेता है, या अलगाव जो है वो मुझे लगता है इस अलगाव को ऐसे समझा जाना चाहिए। तो उन्होंने बार बार इस बात को रेखांकित किया कि कई बार ऐसा होता है कि जो देखने वाला है, जो स्पेक्टेटर है, उसके लिहाज से चीजें ऐसे रची जाती हैं सिनेमा के पर्दे पर स्त्री के नजरिए, स्त्री के बारे में, कि जो वो मेल स्पेक्टेटर है वो कहीं ना कहीं, और क्योंकि हमारा सोसाइटी पेट्रियार्कल है, तो उसका जो देखना है, उसका जो उस फिल्म का आस्वादन है, वो फिल्म का आस्वादन कहीं ना कहीं स्त्री के ऑब्जेक्टिफिकेशन से जुड़ता जाता है। और उस ऑब्जेक्टिफिकेशन को जो है, चूंकि पर्दे पर वो हो सकता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी हो, उसके बाद मैं उदाहरण लेना चाहूंगी यहाँ पर, शायद इस बात को थोड़ा सा मैं डिटेल में वो कर सकूं। आप याद करिए, ये लिटरेचर बेस्ड फिल्में नहीं है। आप याद करिए जख्मी औरत या खून भरी मांग जैसी फिल्में, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद देखा होगा। ये फिल्में जो हैं, ये एक ऐसी कहानी, ऐसी औरत की कहानी बयां करती है जो कि अपने मतलब जिसके अंदर रिबेल है, एक रिबेलियन नेचर है उसका, और वो जो है उस पूरे पेट्रियार्कल सेटअप से तंग है, और उसके बाद जो है वो बदले पर उतर आई है ना। वो बदला लेना चाहती है बिकॉज शी हैज बीन रेप्ड, और जो भी इस तरीके का कुछ भी जो भी हुआ है उसके साथ, उसका बदला उस व्यक्ति से लेना है उसको, और उस तरीके से वो फिल्म चलती है। तो इस वक्त में आप देखेंगे कि ये जो पूरा नैरेटिव है, ये कहीं ना कहीं उन्हीं पेट्रियार्क, ये बदला वाला जो टूल है, ये एक मतलब सामाजिक एक उपकरण है कि अगर किसी के साथ कुछ हो गया, गलत हुआ, तो उसका बदला लेकर हम जो है एक हमारे मन को जो है शांति मिल सकती है, बजाय कि वो स्ट्रक्चरल चेंज लाने के, कि ये जो हुआ है ये इसलिए नहीं हुआ है कि मतलब इसलिए भी हो सकता है कि वो जो ढांचा है सामाजिक, उस ढांचे में स्त्री दोयम दर्जे पर है, और उसका रेप कर लेना कहीं ना कहीं उसको जो है उस जगह को पुनः पुनः रेखांकित करने की बात जो है वो करता है। तो और इस स्ट्रक्चर में चेंज होना चाहिए ताकि किसी महिला के साथ रेप ना हो सके। और चूंकि वो ऑब्जेक्टिफाइड है सोशल स्ट्रक्चर में, उसका शरीर ऑब्जेक्टिफाइड है, तो उस शरीर की पहचान से बाहर निकलने की जो बात होनी चाहिए वो बात वहां पर नहीं हो रही है। उन्हीं पेट्रियार्कल टूल्स के साथ जो है वो महिला
पर्दे पर दिखाई जा रही है, भले वो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत स्ट्रांग। अभी फिल्म आई मर्दानी, तो हम मर्दानी तो उसमें ही इसके जो शीर्षक रखा गया है या जो नाम है, इसी से प्रॉब्लम है, क्यों मर्दानी। इसका मतलब कि उसके अंदर अगर ताकत है, वो अगर अपनी बात कहने की सलाहियत रखती है, तो उसका जो है ये सारे गुण जो है वो पौरुष वाले गुण हैं, या पुरुष ही उसको उसके पुरुष के भीतर ही वो होते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जिसको जो है अलगा के देखा जाना जरूरी था। इस बात को फिल्म जो फेमिनिस्ट थियरी है वो रेखांकित करती है कि जो लिखा हुआ जो लिटरेचर है या उसका जो पर्दे पर पोर्ट्रेयल है वो अलग हो सकता है। हो सकता है हमको जो है लग रहा हो कि हाँ ये तो बहुत ही वीरांगना की कहानी है, लेकिन जब वो कहानी पर्दे पर आ रही है तो वो बिल्कुल ही अलग शक्ल में आ रही है। अब मैं 2-3 ऐसी फिल्मों के बारे में मुझे लगता है मैं बात करना चाहूंगी जो कि लिटरेचर बेस्ड है और अपने समय की कल्ट फिल्में मानी जाती है। उन फिल्मों पर मैं आऊँ उसके पहले मैं एक अभी मैं बात कर रही थी प्रियंवद से मदर इंडिया के बारे में। उसमें जरा हम थोड़ी बात कर लें। मदर इंडिया अपने टाइम की जो है कल्ट है, 1957 में आई है, और उसको जो है बहुत ही स्त्री के लिहाज से बहुत ही सशक्त फिल्म माना जाता है, क्योंकि वो फिल्म जो है एक स्त्री के वैयक्तिक संघर्षों से शुरू होकर उसके सामाजिक संघर्षों उन वैयक्तिक संघर्षों को एक सामाजिक आयाम देती हुई फिल्म है। ठीक है, तो लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि उस पूरी जर्नी में जिस औरत को मदर इंडिया बना दिया गया, पहली बात तो ये मुझे लगता है कि जो सामाजिक एक सोच है या सामाजिक जो हमारा जो ढांचा है, वो ढांचा स्त्री को कैसे देखने का आदी है, किस तरीके से देखता है। वो जाहिर है वो किसी हमें माँ, बहन, बेटी या किसी ऐसे पुरुष या जो पुरुष कैरेक्टर पुरुष जो है उसके साथ जो उसका रिश्ता है उसके ही आलोक में देखना पसंद करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर उस पूरी जर्नी में जो राधा का जो कैरेक्टर है उस पूरी जर्नी में कहीं भी राधा की अपनी इच्छाएं, क्या उसका जो पूरा लाइफ रहा उसमें कभी उसे ऐसा नहीं लगा होगा कि उसको भी किसी साथी की जरूरत है, या उसको जो है वो उसकी अपनी भी इच्छाएं हैं उस पूरे जीवन के का जो उसका एक जर्नी रही। अगर उस पूरे नैरेटिव में उस पूरे फिल्म का जो कहानी है उसमें हम छोटा सा मैं कह रही हूँ, हालांकि ये बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा, अगर वो उस औरत ने अपने लिए भी सोचा होता और उसने एक दूसरी शादी कर ली होती, उसका पति जो है नहीं रहा, अब उसको किसी से प्रेम हो जाता है और वो शादी कर लेती है। ठीक है, उसके बच्चे उसके साथ है और एक साथ वो फिर तमाम चीजें वैसे भी चलती रहती। तो क्या ये वो फिल्म वैसी होती, उसकी वो पूरी जर्नी वैसी होती? जाहिर है नहीं होती, अलग हो जाता। लेकिन मुझे लगता है कि तब जो हम उसको एक जो ग्लोरिफिकेशन है उसके साथ मदर इंडिया का, कि वो जो है हालांकि वो अपने बेटे को भी मारती, उसकी जो सजा होती है, जो उसका गुनाह होता है, वो किसी औरत की बेइज्जती होती है जिसकी वजह से वो उसको मार डालती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर राधा की अपनी इच्छाएं, उसकी अपनी जिंदगी की जो खुशियां हैं वो उसने कहीं और रखती हैं, या किसी और उसको मैं ऐसे कहूंगी कि उसको उसने ट्रांसलेट कर लिया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर वो बदलाव आ जाता तो क्या मदर इंडिया वैसी ही कल्ट फिल्म होती हमारी सोसाइटी के लिए, या उसमें कुछ चेंज आता, उसके प्रति जो हमारा नजरिया है उसमें कुछ चेंज आता? बेशक आता। मुझे लगता है कि जुल्फिकार अली हैं, कहने आवाज कम आ रही है। ओके, सुरभि आप मुझे बता दीजिएगा क्योंकि मुझे समय का पता नहीं चल रहा है। जहां पर मुझे खत्म करना होगा आप 5 मिनट पहले मुझे बताएंगे तो मैं इसको बांध दूंगी फिर। ठीक है, तो समय है मैम, बोलिए।
ठीक है, तो तो ये मदर इंडिया की बात थी, तो ये तो खैर मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जिन कैरेक्टर्स को हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमने बहुत महिमा मंडित करके रखा है, उन कैरेक्टर्स को भी अगर हम स्त्रीवादी नजरिए से देखें तो शायद हम ये जान पाएंगे कि उन कैरेक्टर्स ने भी कहीं ना कहीं उसी सामाजिक नॉर्म या उसी सामाजिक जो रूढ़ियां रही हैं उनके आलोक में ही उनको भी देखा गया है और ग्लोरीफाई किया गया है। अब जरा मैं दो तीन फिल्मों पे बात करूंगी। सबसे पहले मैं देवदास की बात करना चाहूंगी। देवदास के बहुत सारे एडेप्टेशंस हुए हैं और उसमें मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो अनुराग की फिल्म है देवडी। और लेकिन उसको भंसाली ने भी बनाया है, उसमें दिलीप साहब वाली भी वो रही है और उसके पहले भी एक फिल्म बनी थी। तो और उसके बाद भी मुझे लगता है दास देव भी एक फिल्म बनी, मैं देख नहीं पाई हूँ उसको, लेकिन इसके बाद देवडी के बाद तो उसको मैं उसका रेफरेंस मतलब उसको मैंने देखा नहीं, इसलिए उसको उस पर बात नहीं कर पाऊंगी। तो आप याद करिए कि ये जो नॉवेल है ये एक पुरुष के बारे में, उसका जो प्रोटैगनिस्ट है, उसका जो मुख्य किरदार है वो देवदास है, ठीक है। और उसमें जो है उसके जीवन में दो लड़कियां हैं, पारो है और चंद्रमुखी है। जिस तरीके से नॉवेल रचा गया है मुझे लगता है कि ज्यादातर फिल्मों ने उसको उसी तरीके से पोर्ट्रे किया है। जो चंद्रमुखी है वो मुझे लगता है कि तीनों ही फिल्मों में, अगर भंसाली वाली फिल्म मैं कहूँ, दिलीप साहब वाली जो फिल्म है वो कहूँ, और उसके पहले वाली जो देवदास है, उन तीनों ही फिल्मों में मुझे लगता है कि पारो और चंद्रमुखी के किरदार लगभग वैसे ही रचे गए हैं जिस तरीके से जो नॉवेल है, नॉवेल उसका नॉवेल जो है वो बताता है, या नॉवेल जिस तरीके से पोर्ट्रे करता है। देवडी पहली ऐसी फिल्म है मुझे ऐसा लगता है जिसने न सिर्फ एक तरीके से रीडिफाइन किया है इन तमाम तीनों किरदारों को। मैं न सिर्फ पारो और चंद्रमुखी की बात नहीं कर रही, मैं देवदास की भी बात कर रही हूँ। इन इन तीनों ही किरदारों को री डिफाइन किया है, और जो सिनेमा का पूरा जो वो रहा, क्या कहते हैं, जो स्ट्रक्चर कहूँ या जो सिनेमा की जो का जो क्राफ्ट है, उस क्राफ्ट में इस तरीके से ढाला है। एक तो उन्होंने तीन भागों में बांट दिया है, पारो का अलग वो है, फिर चंदा है और उसके बाद देव, ये तीन भागों में उन्होंने बांट दिया उस पूरी फिल्म को। और आप याद करिए, मुझे जो इस फिल्म का बेहतरीन किरदार लगता है वो किरदार है चंदा का, चंद्रमुखी, जो कि एक वेश्या है। हमारा जो पूरा हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा ने भी स्त्री को तमाम अलग अलग नाम दे के रखे हुए हैं। नायिका भेद का जो डिवीजन है, हम सब जानते हैं जो लिटरेचर के लोग हैं, ये स्वकीया, परकीया, साधारण स्त्री, और उस साधारण स्त्री में जो है वो वेश्या का, साधारण स्त्री के का जो एक अलग किरदार, अलग जो कई तरह प्रकार हैं, उन प्रकारों में से एक जो है वेश्या का माना जाता है। तो वो साधारण स्त्री, और साधारण स्त्री कौन है? साधारण स्त्री वो है जो कि समाज में अपने अधिकार अवेल कर पा रही। स्व किया और पर किया, अगेन ये दोनों जो प्रकार हैं, वो एक जो है जो ब्याहता है, और पर किया जो ब्याहता होते हुए भी दूसरे किसी व्यक्ति के प्रेम में है। तो इन दोनों को जो है उसी तरीके से कैटेगराइज किया गया। जो साधारण स्त्री है वो स्त्री है जो जिसके पास अपने अधिकार हैं, जो अपने अधिकारों को सोशल स्ट्रक्चर में अवेल कर पा रही है, और उसमें से एक वेश्या का किरदार प्रकार है। तो ये कितनी मतलब रोचक तौर पे, मतलब मैं बार बार ये कहती हूँ कि मतलब नेगेटिवली बहुत रोचक है कि अगर वो व्यक्ति जो वो औरत जो कि अगर उसे किसी से प्रेम है या नहीं है, उसमें एक दो और भी प्रकार हैं, तो वो अपने उस अधिकार को अवेल कर पा रही है, तो वो जो है वेश्या उनमें से एक है। और उस वेश्या को पर्दे पर लाते हुए अनुराग जो हैं
आप याद करिए चंदा का इंट्रोडक्टरी सीन, देवडी आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, और वो निकल रही है, वो स्कूल के वो सोई हुई है पापा के साथ, उसके बाद उसकी माँ आके उसको उठाती है, वो नहा रही है, बाहर आ रही है, वो कर रही है, ब्रेकफास्ट कर रही है, और घर से जैसे ही बाहर निकल रही है वो अपना मोजे अपने नीचे कर रही है, स्कर्ट अपनी ऊपर कर रही है और बाहर निकल रही है। और आप देखेंगे जैसे ही बाहर वो निकलती है, दो लड़के उससे जा रहे होते हैं बाइक से, और वो दोनों से देख के सीटी मारते हैं। बावजूद इसके, जो लॉरा मुल्वे की सिद्धांत, जिस सिद्धांत की मैं बात कर रही थी, वहां पर वो इस अलगाव की भी बात करती हैं कि जब स्त्री को पोर्ट्रे किया जा रहा है पर्दे पर, तो यहाँ पर तीन तरह का जो लुक्स की बात वो करती हैं, तीन लुक्स होते हैं। एक तो स्त्री जो है वो खुद एक किरदार के रूप में किस तरीके से दिखाई जा रही है। तो जो लेनी का जो किरदार है, जो बाद में चंदा बनती है, जिसको कल्कि कोचलिन ने निभाया है, वो लेनी का जो किरदार है वो जो एक किशोर वय की लड़की होती है, लड़कियां होती हैं जो कि मतलब अपने शरीर के प्रति उनको अच्छा दिखने के प्रति एक मोह है, और बहुत ही मुझे लगता है कि उस तरीके का कोई एरोगेंट तरीके से, या मैं कहूँ कि बहुत ही अपने आप को, मुझे लगता है कि मुझे वो सीन बहुत मासूम सा लगता है। एक बड़ी होती हुई लड़की का अपने शरीर को सुंदर दिखाने की चाहत जैसा लगता है, जब अनुराग उसको एक दृश्य माध्यम में कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जो है मुझे लगता है कुछ लोग सवाल बार बार इस पे आ रहे हैं। पहले मैं बात अपनी रख लूं, उसके बाद आपके सवाल आप लोग के ले लेंगे। तब तक क्योंकि बीच बीच में जो है वो आपके सवालों के जवाब देने में डिस्टरबेंस होगा, तो मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। तो मैं ये कह रही हूँ कि उसके बाद तो एक जो मुल्वे जिन तीन चीजों की बात करती है, लुक्स की बात करती है, एक तो वो किरदार खुद को कैसे देख रहा है उस पूरे स्ट्रक्चरल सेटअप में, फिल्म के स्ट्रक्चरल सेटअप में। दूसरा, जो अन्य किरदार हैं उस फिल्म के, जो अन्य किरदार हैं वो उस किरदार को, उस स्त्री किरदार को किस तरीके से देख रहे हैं। और तीसरा जो लुक है वो इन दोनों ही लुक्स के मेल से बनता है, और वो स्पेक्टेटर का लुक है। स्पेक्टेटर जो है वो किस तरीके से देख रहा है ये जो दो, मतलब स्त्री और उसके बाद जो अन्य जो किरदार हैं, उन किरदारों के बीच का जो समन्वय है, उस समन्वय को पर्दे पर किस तरीके से लाया गया है, और वो जो है किस तरीके से स्पेक्टेटर देख पा रहा है। अब मुल्वे बार बार जो बात कहती हैं वो ये कहती हैं कि जो एक मेल स्पेक्टेटर होता है, वो पर्दे पर मौजूद जो मेल किरदार है, उस किरदार में अपने अपने अहम को या अपना होना वहां पर ढूंढ लेता है, और उसके लिए जो उसी पर्दे पर जो मौजूद स्त्री किरदार है वो उसको भी ओन करने लगता है, और उसके लिए भी वो ऑब्जेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो सिनेमा इस तरीके से काम करता है, सिनेमा इस तरीके से पर्दे पर स्त्री के ऑब्जेक्टिफिकेशन का जो पूरा एक सिनेरियो है उसको लेकर आता है। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म, और उसके बाद लेनी बाहर निकलती है, लड़के उसको देख के सीटी मारते हैं, और उसके बाद वो आगे जाती है, और थोड़ी देर दूर जाने के बाद उसको उसका बॉयफ्रेंड मिल जाता है, और वो उसके साथ चली जाती है। ठीक है, ये पूरा एक सीक्वेंस है, और उसके बाद जो है वो बहुत ही जल्दी जल्दी जो है ये बताने की कोशिश वो फिल्म का वो पूरा सीक्वेंस करता है कि कैसे उसका जो बॉयफ्रेंड है उसने जो है एमएमएस बना लिया है और सर्कुलेट कर दिया, और जब वो उसके स्कूल पहुंचते पहुंचते तक, जब कि सारे लोग बाहर खेल रहे हैं बच्चे, और उसको देख के फिर कुछ कुछ कमेंट करते हैं, और कैमरा बहुत सारी चीजों को ब्लर करता हुआ, उसकी आवाज को भी बहुत धुंधला करता हुआ, फिर वो भागती हुई टॉयलेट में चली जाती है। ये बहुत ही जल्दी से दिया गया और बहुत ही शानदार तरीका है ये उस पूरे किरदार के, वो किरदार जैसा है वैसा बन जाने की पृष्ठभूमि रचने का, है ना। और वहां पर फिल्म कहीं से भी मुझे या एक दर्शक के बतौर ऐसा नहीं महसूस कराती कि इसमें जो वो स्त्री किरदार है उसका दोष है।
वो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां हैं, या वो कैमरा कहीं से भी मुझे ये नहीं एहसास दिलाता कि जो लेनी है, लेनी के का जो पूरा शरीर है वो ऑब्जेक्टिफाइड है मेरे लिए, अगर मैं मेल स्पेक्टेटर हूँ, और उसको मुझे देख के आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। उस आनंद की प्राप्ति जो जिसको बार बार जो है मुल्वे अंडरलाइन करती हैं, जो कि एक तरीके का मतलब सेक्सुअल दृश्यों को देखने से जो प्लेजर मिलता है, जो आनंद लिया जाता है, वो उसका एक साइको एनालिटिकल जो एस्पेक्ट भी है, उस पर भी वो बात करती है। तो मुझे लगता है कि देवडी एक ऐसी फिल्म है, पहली ऐसी फिल्म है मुझे लगता है उस अडेप्टेशन में, देवदास में, जो कि स्त्री को उसके जो मानवीय नजरिया होना चाहिए उससे देखने की मैं कहूँ कि उसको अंडरलाइन करती है। या अगर आप दिलीप साहब वाली देवदास की मैं बात करूं, वहां पर जो इंट्रोडक्शन है चंद्रमुखी का, दिलीप गए हुए हैं और वो उसका वैजंती माला है, वो नृत्य कर रही हैं, और तमाम उसके बाद कहीं से उनका खिंचाव या आकर्षण एक शुरू होता है, और वो जब जाके बोलती हैं कि मतलब उस आकर्षण का जो एक्सप्रेशन है, जब वो एक्सप्रेस करती हैं दिलीप साहब के सामने, तो वो बिल्कुल ही उसको रिजेक्ट करते हुए कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो मेरे से, तुम एक नर्तकी हो, और इस टाइप का कुछ एक मतलब एक तरीके का डिमीन करना जिसको कहते हैं, उसकी उस औरत के पेशे के मार्फत। और जबकि उसी पेश अपने अपने जीवन के तमाम जो भी झंझावात है या प्रॉब्लम्स हैं, उससे बचने के लिए आप उसी जगह पर आए हैं, उस लड़की के साथ है। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है एक ही टेक्स्ट को पर्दे पर किस तरीके से दो भिन्न निर्देशकों ने दो भिन्न दृष्टियों से हमारे लिए क्रिएट किया है, और उसका प्रभाव कैसे भिन्न है, क्योंकि जो नजरिया है वो चेंज है, जो सिने भाषा है वो चेंज है, जो कई बार मुझे लगता है कि जो सिर्फ नजरिया ही नहीं, उन तीनों कैरेक्टर्स की का जो मूल है, जो एक तरीके का उसका मैं कहूँगी जो स्पार्क है, वो बिल्कुल अलग है देवदास और देवडी में। बिल्कुल पारो जो देवडी की पारो है वो वही पारो नहीं है जो देवदास की पारो है, या जो भंसाली की पारो है। आप याद करिए भंसाली, जिससे वो आप सबने वो दृश्य आपको भूलता नहीं होगा, जब लास्ट में जो है वो देवदास मर रहा है, भंसाली की फिल्म याद करिए, और वो गेट जो है बंद हो रहा है और ऐश्वर्या राय भागती हुई जाती हैं, और उनका जो पल्लू है, ये देखिए, ये जो पल्लू है, उस पल्लू में आग लगती है, उस पूरी हवेली इतनी बड़ी है कि वो दौड़ते हुए जब तक आती हैं, और गेट इतना बड़ा है कि वो बंद हो रहा है। ये बहुत ही ड्रामेटिक तरीका है इस पोर्ट्रेयल का, कि वो महिला जो है वो आखिरी बार देख लेना चाहती है उस अपने प्रेमी को, और वो देख नहीं पा रही है उसके अंदर, क्योंकि जो बेड़ियां हैं, जो सोशल वो हैं, जो सोसाइटी ने जो तमाम वो बना के रखे हुए हैं, नॉर्म्स बना के रखे हुए हैं आदर्श स्त्री के, उन आदर्शों में जो है वो बांध दी गई है। और वहां पर उस सिनेमैटिक जो टूल है, या मैं कहूँ कि जिस तरीके से जो एक सिंबॉलिक जो तरीका है दिखाने का मंजाली, वो आंचल है उसका बहुत लंबा सा, ठीक है, और वो इतना लंबा है कि और उसमें आग लग गई है, ठीक है, दौड़ते हुए। तो ये कुछ मतलब मैं कुछ उदाहरण आपको छोटे छोटे दे रही हूँ, जो कि जो जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे वो अलगाव, और ये लगभग वैसी ही बात है, मतलब मुझे नहीं लगता कि बंसाली ने जिस तरीके की पारो को रचा है, वहां पर मुझे लगता है कई बार जो वो किरदार है, क्या कहती हूँ, जो पारो का किरदार है, उसमें एक वो दिया होता है, जो बीज होता है जरूर, और उस बीज की ही वजह से वो बीज वो डायरेक्टर पर निर्भर करता है कि वो उस बीज को किस तरीके से पुष्पित या पल्लवित कर सके। आप याद करिए कि देवदास अगर आपने पढ़ी है, तो देवदास में जो पारो का किरदार है वो उसमें रेबेल है, उसका एक बीज तो है, क्योंकि वो रात में जो है वो देव आया हुआ है, और उससे मिलने के लिए रात के अंधेरे में जो है वो उसके घर चली जाती है। हालांकि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, वो कभी भी आ जा सकती है, लेकिन अब वो बड़े हो गए हैं, और उन दोनों का मिलना जुलना और उस तरीके का जो मेल मिलाप है, उस पर समाज की नजर है, ठीक है।
तो और वो उस तरीके से शायद नहीं मिल सकती अब उससे जैसे कि वो बचपन में मिला करती थी। तो वो रात के अंधेरे में जाती है और वो एक्सप्रेस करती है अपने प्यार को। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं है कि देवदास में की जो पारो है उसमें उसमें बिल्कुल उस तरीके का कोई एलिमेंट है ही नहीं, और अचानक से वो एलिमेंट डाल दिया गया है देवडी की पारों में, या फिर देवडी की ही मैं बात करूंगी। तो उसमें वहां पर तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जब हम अब अगर उसको हम देखेंगे और देवदास को पढ़ के देखेंगे तो हमें तो बिल्कुल देवडी जो है वो देवदास पर आधारित रचना नहीं लगेगी। एक्चुअली वो डिकॉन्स्ट्रक्शन ही है। मैं अगर उस तरीके से बात करूँ तो ये बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी उसको उसकी देती है महिला को देखने का, उन किरदारों को रिक्रिएट करने का भी। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट फिल्म पर मैं बोलना चाह रही थी वो है गाइड। ठीक है, गाइड जो है, अगेन गाइड एक ऐसा नॉवेल है जिसको जो कि जिसका प्रोटैगनिस्ट पुरुष है। वो राजू की कहानी है जो कि एक गाइड है, और वो जो है उसका जो है आध्यात्मिक गुरु बन जाने की जो पूरी कथा है वो जो है वो करती है, उस पूरी कथा को जो है लिखकर चलता है वो नॉवेल या वो उपन्यास, और उस पर जो है विजयानंद फिल्म बनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं उस पर मैंने काम किया है, उस नॉवेल को पढ़ रही थी, और जब उसको उसके इस हिंदी वर्जन को, इसके पहले एक इंग्लिश वर्जन भी बनी थी, उसमें एडल्ट्री एक इम्पॉर्टेंट एंगल के रूप में मौजूद है उस नाटक उस उपन्यास में। मैंने जो क्या कहते हैं उसको, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो एक नुक्ता है, खासतौर पर स्त्री के लिहाज से। रोजी शादी में है और उसके पति से उसका पति बहुत इंटरेस्ट नहीं लेता है उसमें, और उसके बाद जो है उसको राजू मिलता है, गाइड जो है, वो लोग घूमने गए हैं पति पत्नी, और राजू मिल जाता है, और उसके बाद उसकी जो इच्छा है नर्तकी बनने की, वो इच्छा किस तरीके से उसको जो है एक तरीके से मैं कहूँ खाद और पानी मिल जाता है राजू के साथ में, और फिर उसको जो है वो आगे लेकर जाती है। तो ये नॉवेल जो है, मुझे लगता है कि नॉवेल में खुद भी इस तरीके का मैंने फिर वही मैं बात कहूंगी जो कि देवदास के बारे में मैंने कहा था कि वहां पर रोजी, ऐसा नहीं है कि रोजी का कैरेक्टर जो है वहां पर इस तरीके का नहीं दिखाया गया है। रोजी का कैरेक्टर मुझे लगता है सिनेमा से जो फिल्म बनाई इन्होंने, दोबारा हिंदी वर्जन जो बनाई विजयानंद ने, उस फिल्म में रोजी का जो कैरेक्टर है उससे कहीं ज्यादा जो है रिबेलियन काइंड ऑफ है, और वहां पर उसको मतलब किसी दूसरे संबंध में जाने के लिए किसी पुरुष अपने जो पति है उस पति की बेवफाई या इस तरीके के किसी एंगल की जरूरत नहीं भी है। और मुझे लगता है जो आर के नारायण वो बहुत नाराज हुए थे इस एडेप्टेशन से कि तुमने जिस तरीके से फिल्म बनाई है। देव साहब का एक इंटरव्यू पढ़ रही थी मैं कि उस फिल्म में जो है उसकी पूरी आत्मा खत्म कर दी गई है। तो मुझे जो इंटरेस्टिंग बात लगती है स्त्री के लिहाज से, ये फिल्म जो है पर्दे पर सिर्फ राजू की कहानी नहीं कहती, ये बहुत सुंदर बात है, बावजूद इसके कि उसमें एडल्ट्री के उस एंगल को बहुत डाइल्यूट करके देखा गया है, डाइल्यूट कर दिया गया है। जो फिल्म है वो फिल्म कहीं ना कहीं उन तमाम जो चाहते हैं, जो एक पेट्रियार्कल सेटअप में स्त्री को लेकर जो है तमाम जो वो बनाए गए हैं, जो रूढ़ियां बना दी गई हैं। यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो रोजी का किरदार है वो एक देवदासी की बेटी है, और वो एक देवदासी की बेटी है इसलिए उसे नृत्य सिखाया गया है, संगीत और नृत्य उसकी रगों में है। लेकिन वो एक बड़े वास्तुकार होता है उसका पति, और उसकी पत्नी बन जाती है, तो उसको उसके पति को दिक्कत है उसके नृत्य करने से और तमाम चीजों से, तो उसको छोड़ना पड़ता है। लेकिन राजू का जैसे इसको साथ मिलता है, उसको वो चीजें जो है उसकी जो ख्वाहिशें हैं वो फिर से जो है मतलब अंडरलाइन होने लगती हैं, और वो उस तरीके से वो फिल्म पोर्ट्रे करती है। तो मुझे ये लगता है कि
कई बार दोनों तरह से चीजें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे नॉवल या ऐसी कहानियां हैं जिसमें जो है जिन्होंने बिल्कुल बराबर के लेवल पे जो है वो, जैसे मैं रजनीगंधा, मनु भंडारी की जो कहानी है रजनीगंधा, और उस पर यही सच है, और उस पर रजनीगंधा नाम की फिल्म बासु चैटर्जी ने बनाई है। मुझे लगता है वो बिल्कुल बासु का जो एक आइडिया है, जो नजरिया है फिल्मांतरण को लेकर, वो उसी उसी नजरिए को जो है आगे बढ़ाते हैं। और लगभग हमें मुझे लगता है कि वो एकदम दृश्य माध्यम में अनुदित कर दी गई, और बिल्कुल कई बार बहुत सारे जो संवाद हैं वो भी वैसे ही मिलते हैं, और उसी तरीके से वो कहानी भी आगे बढ़ती है। और जो प्रोटैगनिस्ट है उस फिल्म की, अ, उसका जो द्वंद्व है दो प्रेमियों को लेकर, जो उसका पास्ट है और एक जो उसका प्रेजेंट है, उनके बीच चयन की कहानी है। मन्नू भंडारी की कहानी मुझे बहुत पसंद भी आती है, क्योंकि ये एक लेवल पे एक समाज जो कि प्रेम करने की न सिर्फ स्त्री को बल्कि पुरुष को भी इजाजत नहीं देता, वहां पर एक लड़की की कहानी है जो कि प्रेम में चयन के द्वंद्व में है। और उस चयन के द्वंद्व को जितनी खूबसूरती से मन्नू जी ने अभिव्यक्त किया है, उतने ही शानदार तरीके से बासु चैटर्जी ने भी उसको रजनीगंधा फिल्म में जो है वो लेकर आ पाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों या दो तीन तरीके से ये चीजें जो है पर्दे पर आ पाती हैं। मुझे लगता है कि कई बार जो कहन है, जो कहा गया है, जो लिटरेचर जिस तरीके का नजरिया सजेस्ट कर रहा है, लगभग वैसा ही जो फिल्म मेकर है वो रचता है। लेकिन जहाँ पर एक नई दृष्टि काम करती है, या कई बार वो मुझे लगता है कि वो भी हो सकती है एक तरीके का नेगेटिव स्त्री के नजरिए से पोर्ट्रेयल भी। जैसे मुझे पता नहीं, मैंने उस पर लिखा नहीं, तिग्मांशु धूलिया की आप याद करिए साहिब बीवी और गैंगस्टर, और आप याद करिए साहिब बीवी और गुलाम, और आप मीना कुमारी वाली साहिब बीवी और गुलाम, अबरार अलवी की जो फिल्म है वो याद करिए। इन तीनों उसमें माने मुझे लगता है कि बहुत सारे चेंजेस हैं, क्योंकि जो नॉवेल है बिमल मित्र की वो बहुत बड़ा उसका फलक है। उसमें उन्होंने बहुत सारे उस वक्त में बंगाल में हो रहे जो नवजागरण का समय है, और उस नवजागरण के समय में जो है दो स्त्रियां हैं, और उन दोनों से एक स्त्री जो कि सामंती परिवेश की मारी है, अपने पति को वापस पाना चाह रही है, और एक दूसरी स्त्री जो वहीदा रहमान का कैरेक्टर है, जो कि उसका पिता आर्य समाजी है, और उस आर्य समाज का जो एक नयापन है, जो खुलापन है स्त्री को लेकर, या इन जनरल भी उसको पोर्ट्रे कर रही है। दो बिल्कुल डिफरेंट तरह का के स्त्री किरदार हैं, जिनको लेकर वो पूरा नॉवेल रचा गया है, और उनकी 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 उनके जीवन की जो जद्दोजहद है, जो संघर्ष हैं, उन पर बात कर रहा है। अबरार अलवी जब इसको बनाते हैं तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो छोटी बहू का ज्यादा उसमें जो किरदार है उसको मतलब रेखांकित करती हुई फिल्म है। उसमें उस लड़की, उस औरत की कहानी ज्यादा है। और वो भी वहां पर, अगर मैं टूल्स की बात करूं, फिर से मैं मुलवे पर जाऊं, और उन्होंने जिन टूल्स की बात की है वहां पर अबरार अलवी, जब आप इंट्रोडक्टरी सीन याद करिए छोटी बहू का, जब वो जाता है जो गुलाम, क्या नाम है उसका, इनका जो किरदार है, माने जो गुलाम का किरदार है, और मैं आजकल शब्द भूलने लगी हूँ सुरभि, और मुझे इस भूलने की जो बीमारी है मेरी, उसकी वजह से थोड़ा सा लिबर्टी मिली। गुरुदत्त की या फिर गुरुदत्त, एग्जैक्टली। तो गुरुदत्त जो है जब जाते हैं मिलने के लिए छोटी बहू से, और जो कैमरा जो फोकस करता है सबसे पहले, वो उनका पैर है, जो मीना कुमारी हैं, उन्होंने पैर में बिछुए पहन रखे हैं, और उस बिछुए से होता हुआ उनकी पूरी जो साड़ी है लाल रंग की, और उसके बाद अलग अलग एंगल से आप देखेंगे, कभी बिंदी पर, कभी उनके झुमके पर, और इस तरीके से फोकस करता है कैमरा, और उसके बाद फिर वो पूरा उनका वो दिखाता है। तो अगर मैं इसको उसी फेमिनिस्ट फिल्म थियरी के नुक्ते से देखना चाहूँ इस फिल्म को,
तो मुझे ये सारे टूल्स पेट्रियार्कल हैं, और कहीं ना कहीं उस पूरे किरदार को उसी नजरिए से देख रहे हैं। जो गुरुदत्त का किरदार है, वो किरदार भी बिल्कुल मतलब अचंभित है उस छोटी बहू को देखकर, और उस अचंभे में वो देख रहा है कि किस तरीके से कितनी खूबसूरत वो महिला है, और उसने मुझे बुलावा भेजा है, और वो बिठाती है उनको, और उसके बाद उनके बीच में जो भी बातचीत चलती है, तो और वो जो मोहिनी सिंदूर का छलावा है, वो मोहिनी सिंदूर वो इसलिए उसने बुलाया हुआ है क्योंकि उसको पता है कि वो इंसान जो है वो एक ऐसे फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पर मोहिनी सिंदूर बनाया जाता है, और मोहिनी सिंदूर के बारे में उसने जो पढ़ा है अखबारों में कि वो लगाने से जो पति है वो वापस आ जाता है। ये विडंबना कितनी बड़ी है, आप सोचें कि इस तरीके का जो एक किरदार जब रचते हैं विमल मित्र, जिस समय में रचते हैं, वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। आप देखें कि उसी नॉवेल पर, नाम तो वही है, मैंने एक बार पूछा भी था, मैं जब एफटीआई में थी, तिग्मांशु आए थे, तो तिग्मांशु से मैंने पूछ लिया था कि क्या आपकी ये जो फिल्म है वो इसी नॉवेल पर आधारित है, तो उन्होंने कहा हम ऐसा क्यों देखने के आदी हैं, ये मेरी फिल्म बिल्कुल अलग एक नुक्ता लेकर आती है, उसके किरदार अलग है और तमाम चीजें। लेकिन अगर आप साहिब बीवी और गैंगस्टर, साहिब बीवी तो ले रहे हैं ना एटलीस्ट, और वो पूरा जो एक कॉन्सेप्ट है, अगर वो ले रहे हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल पे भी, अगर आप उसको अपनी अपनी फिल्म में लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो बीवी का किरदार है उसको आप याद करिए, पर्दे पर उसकी प्रेजेंस को याद करिए। वो मैं कहूँगी कि उसको बहुत ही गहरे तौर पर उस एक ऑब्जेक्टिफिकेशन है उस किरदार का, और मुझे लगता है कि ये शायद इसी वजह से है, और शायद एक दर्शक के रूप में मैं महसूस